नमस्कार, स्वागत आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में आपको बताएंगे किस तरीके से भारत का जो कड़ा एक्शन है वो नजर आ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, और किस तरीके से लगातार चरणबद्ध तरीके से अगर देखा जाए कार्रवाइयां की जा रही है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा आज के न्यूज पंच में, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। पाकिस्तान की टेंशन किस तरीके से बढ़ेगी, ये जानकारी आपको देंगे। आखिर जो भारत की तरफ से जो सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, कड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है, उसकी बानगी जो है वो जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है। बताएंगे आपको आखिर कैसे या पाकिस्तान की जो टेंशन है और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आतंक के आका का कैसे हिसाब हुआ, जी हाँ, कई आतंकवादी हमलों में शामिल आतंकी का कैसे खात्मा हुआ, ये बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और उसी के साथ साथ हुआ उसका हिसाब भी, और राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे रूस के हमले से यूक्रेन धुआं किस तरह से नजर आया। अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला ये मारा जा रहा है, और क्या कुछ खास रहा इसमें बताएंगे आपको। लेकिन ऐसे में क्या ट्रंप जो है रूस और यूक्रेन में सुलह कर पाएंगे, क्योंकि लगातार इस बातचीत की जो कोशिश है वो की जा रही थी पुतिन और जेलेंस्की के बीच। लेकिन फिलहाल अब क्या स्थिति होगी उस पर भी नजर डालेंगे। और आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत की तरफ से जो कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जी हां, अगर बात की जाए, क्योंकि ना सिर्फ हम देखते हैं कि कैसे सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है, अलग तरीके से अगर देखा जाए जो डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में जाएंगे। करीब 32 से 33 देश, जिसमें भारत के जो 7 डेलीगेशन हैं वो पहुंचेंगे, और हर एक डेलीगेशन का नेतृत्व जो है अलग अलग नेता कर रहे हैं। और खासतौर से एक कड़ा संदेश देने की जो बात है वो जाहिर तौर पर इसमें की जा रही है, क्योंकि खासतौर से स्थायी समिति की जो बैठक है वो भी आज होगी। विदेश सचिव जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की इसमें जाहिर तौर पर जानकारी भी देंगे। और इसके अलावा जब बात की जा रही है कैसे और क्या कुछ खास होगा, ये सारी बात आपको हम बताएंगे। क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत का जो लगातार हम बात करें कि किस तरीके के एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है, और कैसे जो खासतौर से यूएनएससी के जो देश हैं, यानी जब संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो देश हैं उन तक भारत जो है वो अपनी बात पहुंचाएगा। खासतौर से 23 से 25 मई के बीच की अगर बात की जाए तो ये यात्रा शुरू होगी, जो कि काफ़ी अहम मानी जा रही है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। और इसमें आपको बता दें, इसी पर विदेश सचिव जो हैं आज वर्तमान स्थिति पर एक ब्रीफिंग भी देंगे, जानकारी भी देंगे क्या स्थिति इस पर बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें 7 प्रतिनिधिमंडल का जो 2 चरण हैं उनकी जानकारी इसमें दी जाएगी कि किस तरीके से ये जो डेलीगेशन है ये आगे जाएंगे। दरअसल आपको बता दें हमले से सीज़फायर तक का जो ब्यौरा है वो ये जानकारी देंगे, अलग अलग देशों में जाकर किस तरह की परिस्थितियां बनी थी और क्या यहाँ पर भारत ने कदम उठाया था। पहलगाम हमले के बाद भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है आखिर वो क्यों शुरू करना पड़ा, किस तरह की स्थिति थी, ये सारी जानकारी जो है डेलीगेशन देगा। और खासतौर से आखिर कैसे 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया था, जिस तरीके का हालात पैदा हुए थे, और खासतौर से पाकिस्तान और पीओके में सटीक कार्रवाई जो है वो भारत को क्यों करनी पड़ी। जवाबी कार्रवाई भारत ने की थी, और उसमें हमने देखा था किस तरीके से कई पाक एयरबेस जो हैं उनको निशाना बनाया गया था। और हालांकि पहले हमने देखा था कि सीज़ फायर की जो सहमति बनी थी, लेकिन 10 मई को सीज़ फायर सहमति का भी जिक्र जो है उसमें किया जाएगा कि भारत ने पूरी विश्व की जो बात है उसको सुना समझा भी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो सच्चाई है, पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो आपको बता दें 59 सदस्यीय डेलीगेशन जो है वो विदेश का दौरा करेगा। और खासतौर से पहले डेलीगेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए उसमें श्रीकांत शिंदे हैं, कनिमोझी हैं, संजय झा, जो कि जानकारी देंगे कि आखिर कैसे भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको चलाया, किस तरह की आवश्यकता थी, अलग अलग देशों का ये रुख करेंगे। इसके साथ साथ 23 मई को जो दूसरा ब्रीफिंग सत्र होगा उसमें शशि थरूर, सुप्रिया सुले, व्यंजन पांडा, रविशंकर प्रसाद अलग अलग जो खासतौर से ग्रुप हैं उनका नेतृत्व करेंगे। ये भी अलग अलग देशों में जाकर बताएंगे कि क्या परिस्थितियां बनी थी, और पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा है जो कि दुनिया के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान एक फेक नैरेटिव के जरिए कहीं ना कहीं अपना चेहरा ढकने का प्रयास तो किया, कोशिश तो की, लेकिन भारत लगातार उसको बेनकाब कर रहा है, और उसी में एक अहम कोशिश जो है वो की जा रही है। भारत जो है सख्त एक्शन लगातार यहाँ पर ले रहा है, और उसी के तहत श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा जो कि पहली ब्रीफिंग जो देंगे 20 मई को, और ख़ास तौर से इस सब के ज़रिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कैसे जो पाकिस्तान का असली चेहरा है वो सबके सामने आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपको बता दें लश्कर का जो टॉप कमांडर है वो भी ढेर हुआ है। आपको हम बता रहे थे कि कैसे आतंकवादी का खात्मा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में अबू सैफुल्लाह जो है वो मारा गया। जी हाँ, ये अबू सैफुल्लाह
जो कि मारा गया और कई आतंकी हमलों में वांछित भी था। और खासतौर से सिंध में एक अज्ञात हमलावर ने इसको गोली मारी, जिसकी जानकारी जो है वो दी गई है। आपको बता दें, नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर ये काम कर रहा था और लगातार सक्रिय था। लेकिन फिलहाल ये खबर सामने आई कि आखिरकार टॉप कमांडर जो है वो ढेर हो गया है। लश्कर ने भारत में हमले की जिम्मेदारी जो है वो इसको दी थी और उससे पहले कई ऐसे ऑपरेशन हमने देखे थे जहां पर इसकी मौजूदगी दर्ज कराई गई थी। लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर बाबाजी का ये मददगार था और आखिरकार इस आतंकी का भी खात्मा हुआ। आपको बता दें, ये सैफुल्लाह जो है करीब 3 ऐसे बड़े हमले जिसमें शामिल था। इन 3 बड़े हमलों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में हमला किया गया, 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमला होता है और 2008 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर जो हमला हुआ उसमें भी ये शामिल था, जो कि अब मारा जा चुका है। तो आतंक का खात्मा देखिए लगातार हो रहा है और कैसे ये टॉप कमांडर जो कि अलग अलग गतिविधियों में जो आतंकवादी हमले थे उसमें ये वांछित था, उसमें सक्रिय था, मौजूदगी इसकी थी। लेकिन फिलहाल अब ये जो है ये ढेर हो चुका है और इसी तरह लगातार जो टॉप कमांडर्स हैं वो ढेर हो रहे हैं। और खासतौर से जब बात की जाए भारत का जो सख्त एक्शन है वो भी लगातार इस पर हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए कि किस तरीके से भारतीय सेना जो है वो लगातार अपने दम पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत की एक नई छवि जो है वो नजर आती है और सेना का जो शौर्य है वो किसी से छिपा नहीं है। एक वीडियो के जरिए भी जो सेना का शौर्य है, आइए उसको देखते हैं। तो देखा आपने इंडियन आर्मी की तरफ से जो वीडियो है जारी किया गया है। हालांकि शौर्य साहस की बात की जाए, वीरता की बात की जाए, किसी परिचय का मोहताज नहीं होती और ऐसे ही हमारी भारतीय सेना है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन बात प्रमाण की आती है तो ये अपने आप में वीडियो जो है काफ़ी है। किस तरीके से पाकिस्तान की ये जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो उसके मंसूबे थे उनको ध्वस्त किया भारतीय सेना ने। और खासतौर से अगर हम इसी कड़ी में बात करते हैं अमृतसर की भी, जी हाँ, अमृतसर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलों का जो मलबा है उनको दिखाया, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोककर मार गिराया गया था। भारतीय सेना ने एक डेमो भी दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली जो है L-17 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों की जब हम बात करते हैं तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया गया था। इसमें पूरी तरीके से एक जो डेमो है वो देकर समझाया गया। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कहीं ना कहीं हमला था उसको नाकाम किया गया और कैसे भारतीय सेना जो है लगातार ये कोशिश करती रही है कि कोई भी जो हमला है उसको हम नाकाम कैसे कर सकते हैं। और अमृतसर जहाँ पे स्वर्ण मंदिर की हम बात कर रहे हैं उस पर हमले की जो कहीं ना कहीं निशाना उसको बनाया गया था, उस हमले को नाकाम किया किस तरीके से किया गया, ये वो तमाम उसके जो पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। जो कि मिसाइल की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, जो हथियारों से लैस थे वो, और कैसे उसको हमने नेस्तनाबूद किया, इसकी जानकारी जो है वो सेना ने दी। इन दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण तो कैसे लगातार भारतीय सेना जो है वो अपने हर काम को अंजाम दे रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सिंह शिशिर ने भी बताया कि भारतीय सेना ने न केवल आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के निशाना बनाया बल्कि एक सटीक तरीके से उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण
भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। तो सुना आपने जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गोल्डन टेम्पल पर एक आंच भी नहीं आने दी गई। और ना सिर्फ गोल्डन टेम्पल, पूरे देश की अगर बात की जाए, लगातार यही कोशिश रही भारतीय सेना की, एक आंच भी उस पर अपने देश पर ना आए। और लगातार जो जवाबी कार्रवाई है, ठोस कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, वो लगातार हमने देखी किस तरीके से भारतीय सेना और जो सशस्त्र बल हैं उनकी तरफ से की गई। इस पर और आपको जानकारी हम देंगे। हमारे साथ 3 संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपको बता दें, शैलेंद्र मिश्रा नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं, गुरमीत जो हैं वो हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं और इसके साथ साथ अमृतपाल जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास आना चाहूँगा। भारत की जिस तरीके से एक सख्त एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि जब हम अलग अलग डेलीगेशन को देख रहे हैं, अलग अलग देशों में वो पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं वहाँ प्रयास होगा पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, जो सच्चाई है, और खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर की भी अगर बात की जाए, सारी सच्चाई जो है, सारा ब्यौरा जो है तमाम देशों के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 32 से ज़्यादा देशों में ये डेलीगेशन जाएगा और दुनिया भर को ये बताया जाएगा कि किस तरह से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है और पाकिस्तान की जो सरकार है, जो सेना है, वो उसको समर्थन दे रही है और उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। तमाम तथ्यों को सामने रखा जाएगा। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने जो एक झूठ का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की दुनिया भर में, उसको तथ्यों के साथ उसको खारिज किया जाएगा और दुनिया को ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। और पहले भी पिछले कई दशकों में पाकिस्तान ने इसी झूठ के दम पर तमाम मदद हासिल की और झूठ का नैरेटिव फैला है। जी, कल जो संसदीय दल जा रहा है उसको बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्या कुछ तथ्य और जानकारी दिए जाना है, उसकी एक जानकारी मुहैया कराई जाएगी। आज हम जानते हैं कि विदेश सचिव जो संसदीय मामलों की जो समिति है, विदेश मामलों की संसदीय समिति, उसको ब्रीफिंग देने वाले हैं। आमतौर पर इस तरह की ब्रीफिंग होती रहती है जिसमें विदेश नीति से संबंधित या फिर कोई किसी देश के साथ जो घटनाक्रम होता है उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, सैन्य कार्रवाई जिस तरह से की गई और जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की, और सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी तरह से असफल कर दिया पाकिस्तान की कार्रवाई को, और जो फिर सीज फायर की जो हालात बने उन सब की एक विस्तार से जानकारी दी जाएगी। देखिए, जो आज संसदीय समिति है उसके सदस्यों को अगर देखें, उसमें शशि थरूर की अगुवाई वाली समिति है, रविशंकर प्रसाद हैं, वासुदेव स्वराज हैं, ओवैसी हैं। ये वही नेता हैं, सांसद हैं जिनको किसी न किसी समिति में जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें रखा गया है, क्योंकि विदेश मामलों में उन्हें निरंतर ब्रीफिंग मिलती रहती है। और एक तरह से देखें कि वरिष्ठ नेता है अपने अपने पार्टियों के, बिल्कुल, उनको जगह दी गई है। तो ये दिखाता है कि कितनी एक बड़ी पहल, कूटनीतिक पहल भारत सरकार की तरफ से की गई। जब 21 तारीख से प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाएगा, 7 ऐसे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और इस प्रतिनिधिमंडल में केवल सांसद ही नहीं है, वरिष्ठ नेता हैं, इसमें गुलाम नबी आजाद हैं, इसमें बाकी महत्वपूर्ण नेता हैं, इसमें विशेषज्ञ हैं, सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जो अलग अलग देशों जाएगा। देश में बताना चाहूंगा, देखिए, सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, उन देशों का भी दौरा करेंगे और साथ ही साथ जो इस्लामिक देश हैं, जो एक तरह से देखे केंद्र माने जाते हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया,
वहां पर भी ये डेलीगेशन जाएगा। बिल्कुल, उन तक तो सारी सच्चाई जो है वो पाकिस्तान को पहुंचाने दुनिया की भर में कोशिश की बेनकाब जाएगी किया जाए। इस डेलीगेशन के जरिए। और हमारे साथ गुरमीत भी जुड़े हुए हैं। गुरमीत, खासतौर से अगर बात की जाए अमृतसर की, तो यहाँ हमने देखा था 9 और 10 मई की रात की अगर बात की जाए, किस तरीके से जो हथियार से लैस ड्रोन थे वो हमने देखे और कैसे वो जमीन पर धराशायी हुए, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। और यहाँ पर बताया गया कि जो निशाना था वो गोल्डन टेम्पल था, लेकिन भारतीय सेना ने एक आंच तक उस पर नहीं आने दी। बिल्कुल मुकुल, आंच भी नहीं आने दी। और इसके साथ ही देखिए, अगर हम 7 तारीख की बात करें, जब 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग भारत की ओर से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तो ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि पाकिस्तान की ओर से कोई जस्टिफाइड रिटेलिएशन तो होगा नहीं, कोई ना कोई सिविलियन ठिकाने को, सिविलियन एरिया को निशाना बनाया जाएगा, या फिर आर्मी के स्टेशन को, एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया जाएगा। अब इसके साथ ही अगर स्पेसिफिकली हम अमृतसर की बात करें, तो यहां पर एक तो आर्मी, एयरफोर्स स्टेशंस वो तो प्राइम टारगेट हो सकते थे, मगर इसके साथ ही सिविलियन एरिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है अमृतसर में गोल्डन टेंपल है, हरमंदिर साहब है, जो पूरे देश भर के लिए आस्था का प्रतीक है। अब यहां पर जो है 8 तारीख को बताया जाता है, 8 और 9 को देखे गए ड्रोन्स ऊपर से जो कि पाकिस्तान की ओर से चलाए गए थे और अटैक करने के लिए, बाकायदा जो मंशा थी वो अटैक करने की थी। मगर भारतीय सेना की ओर से S-400 से लेकर L-70 एयर डिफेंस गन्स और आकाश मिसाइल्स का सही तरीके से, प्रिसीशन तरीके से प्रयोग करते हुए एक भी जो है उनका अटैक, जो ड्रोन अटैक था, वो यहां पर सफल नहीं हो सका। सबसे पहले देखिए, हरमंदिर साहब को, इसकी पेरिफेरी को समझना जरूरी है। एक तो ये आस्था का केंद्र है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और 8 तारीख को जब अटैक होने शुरू हुए तो हरमंदिर साहब समेत पूरे अमृतसर में और आसपास के इलाकों में ब्लैकआउट किया गया था। सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित दीवान को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको तस्वीर दिखाएं एक बार। हरमंदिर साहब, ये बिल्कुल एंट्रेंस है, मगर एंट्रेंस के बाहर का जो एरिया है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारा एरिया रिहायशी इलाका है। ये सामने हेरिटेज स्ट्रीट है, जहां से होकर लोग हरमंदिर साहब के अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। और इसके यहां पर ऐसा नहीं है कि हजारों की गिनती में लोग आते हैं, एक दिन में लाखों की गिनती में लोग हरमंदिर साहब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तो सिर्फ बाजार है, मगर इसकी बैक साइड की जो तस्वीर है वो बहुत ही ज्यादा रिहायशी इलाका है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं। आप देखिए, ये जो हरमंदिर साहब की बाउंड्री है, ये जो दीवार सामने आपको दिख रही है, इसके बैक साइड पे बहुत बड़ी संख्या में घर हैं। तो यदि पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किया गया था, जो ड्रोन अटैक किया गया था, मंशा गलत थी, और सीधे तौर पर जो हरमंदिर साहब के ऊपर ड्रोन देखे गए थे, तो उसे यह माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। दो तरीके से पाकिस्तान के अटैक को समझा जा सकता है, जो रणनीति बनाई गई थी। एक, भारत में रिहायशी इलाकों को, मिलिट्री स्टेशंस को, एयरफोर्स स्टेशंस को निशाना बनाना, और नंबर 2 जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इंट्रूजन करवाना, घुसपैठ करवाना। 8 तारीख को यह तस्वीर देखने को मिली पंजाब में, अमृतसर में, गुरदासपुर में, कुछ जगह पर देखा गया कि पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई शाम के समय, और यह कवर फायर था जो कि घुसपैठ करवाने के लिए किया गया। मगर इस कवर फायर का जो जवाब है भारत की ओर से बिल्कुल मुंह तोड़ तरीके से दिया गया। इतनी मुंह तोड़ तरीके से यह जवाब दिया गया सूत्रों के मुताबिक कि पाकिस्तान की ओर से सुबह होते होते व्हाइट फ्लैग दिखाया गया। व्हाइट फ्लैग आर्मी में देखिए, 2 देशों की सेना में तभी सेना दिखाती है कि किसी से हमें छिपा नहीं है गुरमीत, चाहिए, कि किस हम तरीके से नहीं चाहते हैं, हम एक भी गोली नहीं सहन कर सकते। जी बिल्कुल, एक भी गोली सहन नहीं की जाएगी और उसका जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा। ये बात कही गई थी और वो उसकी बानगी भी हमें नजर आई। और खासतौर से अगर देखा जाए अमृत, क्योंकि अब आतंक के खिलाफ जो लड़ाई है, हमने देखा भारत जो है किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, और खासतौर से इसी में अगर एक आतंकी की बात की जाए जो कि टॉप कमांडर था, अबू सैफुल्लाह की अगर बात की जाए, वो भी अब मारा जा चुका है, जो कि कई आतंकवादी घटनाओं में जिसकी मौजूदगी दर्ज थी। जी बिल्कुल, ये जो अबू सैफुल्लाह खालिद है, ये रेजिडेंट था सिंध प्रोविंस का। वहाँ पर कल दोपहर को इसको, और एक ख़ास बात यह है कि इसको एक सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया गया था पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, और इसको हिदायत भी दी गई थी, और कई औरों को हिदायत दी गई थी जो LET ऑपरेटिव्स हैं कि अब आप खुले में ना घूमें, आपको टारगेट किया जा सकता है। पर कल दोपहर को ये निकला अपने घर से और एक क्रॉसिंग पर 3 अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने इस पर गोलियां चलाई और इसकी मौत हो गई।
कई, जैसे आपने कहा कि घटनाओं में ये शामिल था। 2006 का जो आरएसएस अटैक, हेडक्वार्टर्स नागपुर में फॉइल्ड अटैक था, उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में जो अटैक हुआ था, उसका भी मास्टरमाइंड कहा जाता है। उसमें एक प्रोफेसर की हत्या भी हो गई थी और मौत हो गई थी, और 4 और अन्य घायल भी हुए थे। और फिर 2008 में सीआरपीएफ का एक रामपुर में कैंप है, वहाँ पर भी जो अटैक हुआ था, उसमें भी कहा जाता है कि ये मास्टरमाइंड था, जिसमें हमारे साथ जो सीआरपीएफ के जवान थे वो शहीद हो गए थे जी। तो ये कई एक्टिविटीज़ में नेपाल ऑपरेशंस का इनका हेड था, जिसमें ये लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, लोगों की इंडो नेपाल बॉर्डर के अक्रॉस ये जिनको रिक्रूट करता था उनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करवाना। तो जब भारत की एजेंसीज ने वो टेरर मॉड्यूल और रिक्रूटमेंट मॉड्यूल बस्ट किया, उसके बाद ये मिड 2000s की बात है, उसके बाद ये पाकिस्तान में रीलोकेट कर गया था और वहाँ रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हैदराबाद में और सिंध में चलाता था। तो बिल्कुल एक बड़ा आतंकी था हाफिज सईद का। बिल्कुल, जिस तरह की करतूतें इसकी रही, जिस तरीके से हमलों में मौजूदगी रही, और उसी तरह का अंत जो है वो भी हुआ। खात्मा लगातार आतंकियों का हो रहा है और कोशिश रही कि इस आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज पंच में। तो जाना आपने किस तरीके से भारत का जो सख्त एक्शन है वो यहाँ नजर आ रहा है। आगे भी आपको हम बताएंगे, ना सिर्फ भारत में बल्कि अगर बात की जाए रशिया यूक्रेन के बीच किस तरह की बातचीत होती हुई नजर आ रही है, या किस तरह का जो युद्ध है वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। और आइए बात कर लेते हैं यूक्रेन की भी। जी हाँ, यूक्रेन पर सबसे बड़ा जो ड्रोन अटैक है वो देखने को मिला है। बातचीत की जा रही थी कि शायद दोनों देश जो हैं वो शांति वार्ता अपनाएंगे, लेकिन यहाँ जो स्थिति है कुछ और नजर आ रही है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। रूस ने, आपको बता दें, 273 ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए। इस वजह से सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस शांति नहीं, सरेंडर चाहता है। जबकि अगर आपको बता दें, आईसीबीएम दागने की फिराक में था रूस, और इसके साथ साथ ये माना जा रहा था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी ये इसके चलते और भी ज़्यादा नुकसान कहीं ना कहीं यूक्रेन को उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोशिश ये भी की जा रही है कि दोनों देशों के बीच किस तरीके से शांति वार्ता जो है वो हो सकती है। और इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला ये माना जा रहा है कि आखिर कैसे रूस ने यूक्रेन में जो तबाही है वो मचाई। धुआं पूरी तरीके से यूक्रेन में नजर आया। ये अटैक, अगर इसकी हम बात करें ड्रोन अटैक की, रविवार रात ये ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद हम देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थिति है, जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आई। करीब 273 ड्रोन जो हैं वो रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किए गए थे। और इसके साथ साथ जो निशाने पर था, आपको बता दें, कीव, डोनबास और इन प्रोटेक्टर्स पर यहाँ पे कहीं ना कहीं निशाना जो था वो साधा गया था इन ड्रोन के जरिए। और हालांकि इसमें एक महिला की मौत और 3 लोग घायल होने की भी जो सूचना है वो अभी तक सामने आई है। और इस हमले में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, 4 साल का जो बच्चा है वो भी घायल हुआ है, वो भी जख्मी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बड़े ड्रोन हमले से अगर देखा जाए तो पूरा यूक्रेन जो है वो दहल उठा था। यूक्रेन की इंटेलिजेंस का ये जो दावा है उसने किया है कि किस तरीके से जो रूस है लगातार पलटवार भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं रूस अब एक बड़ा हमला जो है वो कर सकता है। ये यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस है उसने दावा किया है। और इस बड़े हमले में आपको बता दें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तैयारी की बात कही जा रही है। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बड़ा हमला है क्या वो रूस कर सकता है नहीं, और यूक्रेन की तरफ से ये एक बड़ा बयान सामने आया, वो भी ऐसे वक्त में जब हम देख पा रहे थे कि दोनों देशों के बीच शांति की बात की जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है शांति की बात कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि जंग खत्म नहीं, उसे भड़काना चाहता है रूस। सीधे तौर पर ये बात कही गई है यूक्रेन द्वारा। तो अगर देखा जाए अभी तक का सबसे बड़ा ये हमला माना जा रहा है। और कैसे आज का जो दिन है उसको अगर हम देखते हैं तो जंग पर जजमेंट डे की बात कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? दरअसल ट्रंप पुतिन के बीच जो बातचीत है वो होगी। आपको बता दें, व्लादिमीर पुतिन से फोन पर इस बारे में वो चर्चा करेंगे। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दो देशों के बीच जो शांति है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो कुछ और उलट नजर आई। अब ऐसे में बातचीत का जो फोकस है वो यही होगा, सीज फायर, यानी कैसे दोनों देश जो हैं वो शांति बरत सकते हैं और 30 दिन का तुरंत
बिना शर्त सीज फायर की जो बात है वो यहाँ कही जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें ट्रंप ने रूस को यहाँ चेतावनी भी दी है और उसके साथ साथ यूक्रेन ने आपको बता दें जो रूस का प्रस्ताव है उसको ठुकराया है। दरअसल यूक्रेन का कहना है कि शांति प्रस्ताव नहीं वो बल्कि एक सरेंडर है और खासतौर से ज़ेलेंस्की का सीधे तौर पर यही कहना कि हम बिना शर्त युद्ध विराम को तैयार हैं। लेकिन अब जो स्थिति है कुछ और नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन के सामने ये शर्तें रखी थी कि किस तरीके से रूस जो है वो कड़े प्रतिबंध जो है वो लगाता है, लेकिन अब देखना ये होगा यूक्रेन जो है वो हथियार छोड़े और नाटो से जो दूरी है वो बनाए, क्योंकि अलग अलग जो खास तौर से प्रतिक्रिया जो हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल और क्या स्थिति रहेगी ये आपको बताएंगे और इस पर और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि जो दोनों देश हैं कहीं ना कहीं शांति अब दोनों देशों में नजर आएगी, लेकिन एक बड़ा ड्रोन अटैक और उसके बाद अब दोनों देशों के सुर जो हैं कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब रूस ड्रोन से अटैक कर रहा है इसका मतलब है कि रूस चाहता है कि अपर हैंड रखते हुए वो किसी समझौते में शामिल हो। और जब उनकी बातचीत पुतिन की बातचीत अभी ट्रंप से आज होनी है और उसके पहले उन्होंने इतना बड़ा ड्रोन अटैक किया है, निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा इससे क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन चूंकि इतना बड़ा 270 के करीब ड्रोन अटैक जब होता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हम एक संदेश दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि हम एक अपर हैंड लेके आपसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से पुतिन के स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। दूसरी लेकिन तरफ पुतिन यूक्रेन का ये कहना कि रूस बड़ा हमला कर सकता है और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच एक शांति वार्ता हो सके। निश्चित तौर पे पुतिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सारे इलाके जो पुतिन के कब्जे में है, रूस के कब्जे में है, इस लड़ाई में उस सारे जगहों से जो है यूक्रेन अपनी सेना को हटाए। मतलब तकरीबन 1/5 ऑफ यूक्रेन अभी रसिया के हाथ में है, तो उस सारी जगहों से यूक्रेन अपनी सेना को हटाए। अब पुतिन की सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वो ट्रंप को इस बात के लिए समझा पाते हैं, और ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है कि वो वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस बात के लिए समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं, तो कितना कंसेशन दे सकते हैं। तो बात है बीच बीच बचाव की। इसके बीच में मिडवे क्या होगा, ये मिडवे ढूंढना ट्रंप के लिए बहुत ही कठिन काम है और उतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जेलेंस्की के साथ पूरा का पूरा यूरोप खड़ा है और जेलेंस्की को अगर इतनी ढील देनी होती तो इतना लंबा ये युद्ध चलता नहीं। 2 साल से 2022 से ये युद्ध चल रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके भी स्टैंड जो है काफी कड़े हैं। तो यह देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप की आज जो बात होती है एक तो कितनी देर तक चलती है और उसके बाद किन किन बातों पे सहमति बनती है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है दोनों के स्टैंड काफी हार्ड है, काफी हार्श है, और निश्चित तौर पे यह अभी तुरंत कहना कि अभी कोई समझौता हो जाएगा यह बहुत संभव नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, इसकी बानगी जो है फिलहाल नजर नहीं आ रही है और देखना होगा किस तरीके से और जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से जंग के जज्बे की अगर बात की जाए वो जाहिर तौर पर हम इसको मान सकते हैं ट्रंप और पुतिन की बातचीत होगी, उस बातचीत के बाद क्या वाकई 30 दिन का जो सीज फायर है बिना शर्त हो पाएगा या नहीं, या इस तरह के और हमले जो हैं जिस तरह की आशंका यूक्रेन ने जताई है कुछ वैसी ही स्थिति सामने आएगी। फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।